इलेक्ट्रिक फोर्स में अब आपको हम कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, यानी जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसकी तैयारी में एक पॉइंट है, ऐसे लिखा हो आइडेंटिकल चार्ज पेंडुलम, चार्ज पेंडुलम्स, पेंडुलम्स, आइडेंटिकल चार्ज पेंडुलम्स। तो पेंडुलम क्या होता है ये तो जानते हैं ना कि एक हैवी बॉब होता है, और इस हैवी बॉब को हुक, हैवी बॉब में ये हुक होता है, और इस हुक से विद द हेल्प ऑफ द स्टिंग इसको लटका, तो ये पेंडुलम बन गया, ये बन गया पेंडुलम। तो पेंडुलम का मतलब हो गया एक हैवी बॉब है। अब हैवी बॉब है तो इसके पास में मास होगा, और जिस रस्सी से इसको बांधा गया उसके पास लेंथ होगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस पर चार्ज भी है, इस पेंडुलम का जो ये बॉब है, इस बॉब में चार्ज भी आ गया, वही पुराना जाना पहचाना पेंडुलम, लेकिन अब उसके पास में एक चीज और है, वो क्या है, चार्ज। तो अगर ये लिखा जाए आइडेंटिकल चार्ज पेंडुलम्स, तो इसका मतलब क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब होता है कि लेंथ एक जैसी है, लेंथ एक जैसी, यहाँ पेंडुलम्स लिखा हुआ है ये ध्यान लेना, लेंथ एक जैसी है और मास भी एक जैसा है। एक जैसी मतलब लेंथ सेम है और मास भी सेम। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि गलती हो जाती है आपसे, क्वेश्चन में आएगा कि दो पेंडुलम है वो आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल का मतलब ये मत सोच लेना कि चार्ज भी एक जैसा है, बिल्कुल गलत बात। अगर आइडेंटिकल चार्ज पेंडुलम ये लिखा हुआ है तो दोनों पेंडुलम लेंथ में कैसे हैं, एक जैसे, और मास में कैसे हैं, एक जैसे, ठीक है ना ये। तो अब हमारे पास में जो है एक पेंडुलम है, और ये रहा मास m1, लेंथ l1, और इस पर चार्ज है q1, और एक ये दूसरा पेंडुलम है, ये दूसरा पेंडुलम, इस दूसरे वाले पेंडुलम का मास m2 है, लेंथ n2 है, चार्ज q2 है। जैसे ही आप ये कहोगे या क्वेश्चन हमसे ये कहेगा कि आइडेंटिकल है, तो समझ जाएंगे L1 बराबर L2 और M1 बराबर M2, ये मतलब हो जाएगा। जो गलती होती है वो लोग अपने मन से ये सोच लेते हैं Q1 बराबर Q2, तो इसी बात को लेकर के हमें थोड़ा सा टेंशन है, और हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आप जो है ये लाइन देखें तो कभी भी ये मतलब मत निकालें कि चार्ज एक जैसा है, लेंथ एक जैसा है, मास एक जैसा है। यहाँ पर दो पेंडुलम है, अलग अलग है, ये अपना अलग रूम में है और ये पेंडुलम अलग रूम में। हमने दोनों को वहां से निकाला और कॉमन सपोर्ट से लटका दिया। एक सपोर्ट ये है, इसको निकाला यहाँ लाए, इसको भी निकाला यहाँ लाए। जब हम इन दोनों पेंडुलम्स को कॉमन सपोर्ट से लटका रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा कि इस वाले पेंडुलम का जो Q1 चार्ज है और इस वाले पेंडुलम का जो Q2 चार्ज है, तो आपस में एक दूसरे पर कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन वाला फोर्स होगा कि नहीं होगा। तो जैसे इन दोनों पेंडुलम्स को हम एक कॉमन हुक से लटकाने के लिए सोचेंगे या ये काम हम करेंगे, तो दोनों पेंडुलम के चार्ज एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। जब दोनों पेंडुलम के चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे तो देखो धीरे धीरे क्या बनेगा, उल्टा वी फॉर वैन बनेगा, उल्टा वी फॉर वैन बनेगा। भाई ये वाला चार्ज इसको रिपल कर रहा है, ये वाला चार्ज इसको रिपल कर रहा है, तो दोनों रिपल्सन की वजह से क्या बनेगा, वी फॉर वैन बनेगा। फिर थोड़ी ही देर में हम ये नोटिस करेंगे कि उल्टा वी फॉर वैन बनता जाएगा और ये दोनों आपस में डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। जब डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अब सब कुछ शांत हो गया है, मतलब इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो चुका है, अब बदल नहीं रहा। तो जब इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और ये V फॉर वैन बनेगा, इस V फॉर वैन को बोलेंगे डाइवर्ज होना।
क्या कहेंगे, डाइवर्ज होना, फैलना, डाइवर्ज होना। तो ये जो डाइवर्ज सिचुएशन है, ये जो पहला वाला पेंडुलम है जिसका मास m1 था, जिसका चार्ज q1 था, और जो दूसरा वाला पेंडुलम है जिसका मास m2 था, चार्ज q2 था, तो इस पहले वाले ने वर्टिकल के साथ θ1 एंगल बना लिया, दूसरे वाले ने θ2 बना लिया। इस θ1 प्लस θ2 को डाइवर्जिंग एंगल कहते हैं। डाइवर्ज मतलब फैलना, डाइवर्जिंग एंगल। और अब ये जो डाइवर्जिंग एंगल है वो कांस्टेंट हो चुका है, अब ये बदल नहीं रहा। शुरुआत में तो हमने देखा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बदल रहा है और डाइवर्जिंग एंगल भी बदल रहा है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आई थी ये जब सिचुएशन हमने देखा तो सब कुछ कांस्टेंट हो चुका था, उनके बीच का डिस्टेंस बदलना बंद कर चुका था और जो डाइवर्जिंग एंगल था वो भी बंद हो चुका था। तो जो ये वाला केस है जब उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट हो चुका है, जब डाइवर्जिंग एंगल भी कांस्टेंट हो चुका है, तो इस वाले केस को कहेंगे इक्विलिब्रियम। भाई जो सिचुएशन थी वो अब नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पेंडुलम अब आगे पीछे शिफ्ट नहीं हो रहा, मूव नहीं कर रहा। अब ये वाला पेंडुलम भी कोई हरकत नहीं कर रहा, इसका मतलब ये पेंडुलम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, और ये वाला पेंडुलम भी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। हमको यहाँ पे डिस्कस करना है कि कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जिनकी वजह से ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जिनकी वजह से ये भी किसमें आया, इक्विलिब्रियम में। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास में दो चार्ज के पेंडुलम्स होंगे जिनको हम किससे लटका देंगे, कॉमन सपोर्ट से लटका देंगे, और कॉमन सपोर्ट से लटकाने के बाद में जब वो डाइवर्ज हो करके इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे, कॉमन सपोर्ट से जब लटकाएंगे और वो डाइवर्ज हो करके जब इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे, तो हमें डिस्कस करना है कि जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचे हैं तो कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे थे और उन्होंने किस तरीके से इक्विलिब्रियम मेंटेन किया था। नोट करिए। चार्ज पेंडुलम को कॉमन सपोर्ट से लटका देने पर क्या प्रॉब्लम आएगी? आंसर है कि दोनों पेंडुलम के चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब उनके बीच की दूरी बदलती चली जा रही होगी और दोनों पेंडुलम एक दूसरे से दूर जाएंगे तो डाइवर्ज भी होंगे। लेकिन कुछ देर बाद ये सब कुछ बंद हो चुका है, डाइवर्ज होना बंद हो चुका है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो चुकी है। तो मैं इस डायग्राम को फिर से बनाना, ये रहा कॉमन हुक जिस पर ये पेंडुलम लटकाया गया है, m1 इसका मास है, q1 चार्ज है, और ये दूसरा वाला पेंडुलम q2 इस पर चार्ज है, m2 इसका मास है। इक्विलिब्रियम आने के बाद इसने वर्टिकल से θ1 बनाया हुआ है और इसने θ2 बनाया है और इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो चलिए जरा सोचिए, हमसे पहले आप बताइए कि इस वाले पेंडुलम में कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे होंगे। एक तो अमर फोर्स होता है जो कभी मरता ही नहीं है ग्रेविटी की प्रेजेंस में, m1g जिसको वेट कहता है, और m1g हमेशा कैसे काम करेगा, नीचे की तरफ। और कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, Q2 वाला चार्ज Q1 वाले को क्या करेगा, रिपल करेगा ना, रिपल मतलब धक्का देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फोर्स। मान लिया इनके बीच की दूरी r है, अगर आप उनसे कहते हो सर इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। हम ये सोच के चल रहे हैं कि सब एयर है, सराउंडिंग में सब एयर ही एयर है। एयर के केस में k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और क्या काम करेगा, टेंशन। टेंशन वाला फोर्स रस्सी पर होता है। अब टेंशन वाले फोर्स के बारे में अगर सब कुछ पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं एक बार रिवाइज करा दूं। टेंशन वाला फोर्स अलोंग द रस्सी होता है, अलोंग द रस्सी होता है।
टेंशन वाला फोर्स हमेशा रस्सी के अलोंग होता है। टेंशन वाला फोर्स ऑलवेज ट्राइंग टू डिक्रीज लेंथ ऑफ रस्सी। टेंशन वाला फोर्स हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि वो रस्सी की लंबाई को कम कर ले। कभी कामयाब नहीं होता, लेकिन उसकी कोशिश यही रहती है। तो ये जो दूसरे नंबर पर हमने बात लिखी है वो टेंशन फोर्स दिखाने का तरीका। जैसे ये रस्सी है, तो टेंशन फोर्स कैसे दिखाना चाहिए? हमेशा दो एरो बनाओ, ऐसे बनाओ जिससे कि लोग दूर से देखें तो कहें कि अच्छा ये दोनों लोग मिल करके रस्सी की लंबाई को क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। तो टेंशन वाला फोर्स हमेशा रस्सी के अलोंग होता है। टेंशन वाला फोर्स कभी भी रस्सी से कुछ एंगल नहीं बनाता, हमेशा रस्सी के अलोंग ही होता है। टेंशन वाला फोर्स हमेशा ये कोशिश करता है कि वो रस्सी की लंबाई को कम कर लेगा, और हमेशा दो एरो बनाए जाते हैं। जैसे अगर रस्सी के इस पॉइंट का नाम M है और रस्सी के इस पॉइंट का नाम N है, अगर मैं पूछूं M पर टेंशन क्या है, तो M पर टेंशन वो है जो N से दूर जा रहा है, ये M का टेंशन है। और N पे टेंशन क्या है? जो N से दूर जा रहा है। ठीक, तो रस्सी पर टेंशन भी होगा। ये देखो टेंशन वाला फोर्स T1 और ये T2। तो हमने वो सारी चीजें एक्सेप्ट की, वो सारी चीजें यहाँ पर मानी हैं जो टेंशन फोर्स के बारे में बताई गई। पहला ये रस्सी के अलोंग होता है, पहला ये रस्सी के अलोंग होता है। दूसरा, दो एरो बनाया करो हमेशा जो रस्सी की लंबाई को कम करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ये वाला टेंशन इस पर है और ये वाला टेंशन किस पर है? हुक पर है। भाई रस्सी का एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अगर इस वाले पॉइंट को हम कैपिटल A नाम दे दें और हुक को O नाम दे दें, तो हुक का टेंशन क्या है? ये वाला, और पेंडुलम का जो ये बॉब है उसका टेंशन क्या है? ये वाला। अब जरा इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो mg तो इस पर भी लगेगा, m2g, और इसका भी चार्ज उसके चार्ज को क्या करेगा? धक्का ही देगा, रिपल्सन देगा, Fe। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी। और इसकी रस्सी में भी टेंशन होगा। ये देखिए टेंशन वाला फोर्स दिखा दिया T2 और ये T2। तो आपने हमसे कहा था कि दोनों पेंडुलम, दोनों चार्ज वाले पेंडुलम जब इक्विलिब्रियम बना चुके हैं तो आप जरा उसको डिस्कस करिए। हमने शुरू किया डिस्कशन, तो पता चला कि इस वाले बॉब पर, इस वाले बॉब का नाम कैपिटल A है, चलो इसका नाम कैपिटल B देते हैं। तो कैपिटल A वाले बॉब पर कौन कौन फोर्सेस काम कर रहे हैं? जरा देखो, तो कैपिटल A वाले बॉब पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, कैपिटल A वाले बॉब पर नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है, और कैपिटल A वाले बॉब पर T1 टेंशन काम कर रहा है। कोई और कोई फोर्स काम कर रहा है? देखो तीन ही तो कैपिटल A पर, केवल कैपिटल A पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं। अब अगर ध्यान से आप देखें तो ये वाला एंगल θ1 है, ये वाला जो एंगल है वो θ1 है। ये रस्सी जो है वो वर्टिकल से θ1 बना रही है। तो हमने एक रेफरेंस लाइन बनाई। देखो ये अगर θ1 है तो अल्टरनेट के हिसाब किताब से ये भी θ1 हो जाएगा। तो इस T1 का एक कंपोनेंट आ जाएगा T1 cos θ1, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा T1 sin θ1। जहां से एंगल बनता है वहां के कंपोनेंट में हमेशा cos आता है, ये याद रखना। जैसे देखो ना, T1 वाले ने यहां से एंगल बना रखा है तो यहाँ के कंपोनेंट में cos आएगा और यहाँ पर sin, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला फोर्स। तो भाई इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम अगर है तो ऊपर वाला फोर्स यानी T1 cos θ1 इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स यानी m1g, और इक्विलिब्रियम है तो इधर वाला फोर्स T1 sin θ1 इज इक्वल टू Fe इलेक्ट्रिक फोर्स।
अब सारे बड़े बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जो काम हम कह रहे हैं उसको ध्यान से देखना और समझना। अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, ये और ये, T1 sin θ1 T1 cos θ1, अगर हम इनको आपस में डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा tan θ1 इज इक्वल टू Fe/mg। मिलेगा बोलो। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर लें, इन दोनों का स्क्वायर करें और प्लस कर लें, ध्यान देना, T1 स्क्वायर sin स्क्वायर θ1 प्लस T1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 इज इक्वल टू Fe स्क्वायर प्लस m1g का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा T1 कॉमन हो जाएगा, अंदर जो बचेगा वो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा Fe स्क्वायर प्लस m1g का होल स्क्वायर। तो यहां से आया T1, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेगा, दोनों तरफ का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा T1 इज इक्वल टू अंडर रूट Fe स्क्वायर प्लस m1g का स्क्वायर। तो ये जो इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे थे, उसी इक्विलिब्रियम के डिस्कशन में एक चीज सीखने को मिली कि जो रस्सी है वो वर्टिकल से जो एंगल बनाती है, अगर वो हमसे पूछा जाए कि कितना बना रही है तो हम ये फंडा लगाएंगे tan θ1 बराबर Fe/m1g। अगर ये पूछा जाए बताओ टेंशन कितना है, तो टेंशन निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करें, दूसरे वाले का, अगर हम दूसरे वाले का इक्विलिब्रियम डिस्कस करें तो क्या होगा, ध्यान दें। ये आपको रिवाइज कराया, नहीं बताया तो पता हो जाए, वैसे तो हमने बताया है आपको 11th स्टैंडर्ड में। अब हम दूसरे वाले का इक्विलिब्रियम देखते हैं। ये तो ये बॉब का नाम है B। जरा फोर्सेस देखो कौन कौन से हैं। एक तो है m2g, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स, और कौन सा फोर्स है, ये टेंशन T2, और रस्सी ने वर्टिकल से कितना बना रखा है, θ2। तो भाई ये डॉटेड लाइन मैंने फिर से बनाई, ये θ2 तो ये भी θ2। अब टेंशन जिस लाइन से एंगल बनाता है वहां के कंपोनेंट में हमेशा कॉस होता है, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो साइन हो जाएगा। एक बार फिर से इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है वर्टिकल का ऊपर वाला फोर्स बराबर वर्टिकल का नीचे वाला फोर्स, यानी T2 cos θ2 बराबर m2g, और इधर वाला फोर्स बराबर उधर वाला फोर्स T2 sin θ2 बराबर Fe। अब एक बार इन दोनों को फिर से डिवाइड कर दो, उतना पेन हम नहीं ले रहे हैं। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा tan θ2 बराबर Fe/m2g। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, T2 बराबर अंडर रूट Fe स्क्वायर प्लस m2g का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन अब शुरू होता है। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि दोनों पेंडुलम इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, तो टेंशन निकालिए। तो इस वाले पेंडुलम में टेंशन निकालने का फार्मूला ये है, इस वाले पेंडुलम में एंगल निकालने का फार्मूला ये है, जबकि उस वाले पेंडुलम में दूसरा वाला जो पार्ट है उधर, उसका एंगल निकालने का फार्मूला ये है और टेंशन निकालने का फार्मूला ये है। अब एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अगर, कहां मैं उस क्वेश्चन को करूं, थोड़ा स्पेस बना लूं, कर दिया जाए, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि प्रूव करिए, प्रूव दैट θ1 बराबर θ2 अगर पेंडुलम्स आर आइडेंटिकल।
क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर ये दोनों पेंडुलम आइडेंटिकल हो तो थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होंगे। मैं प्रूव करता हूं, देखो कैसे। हमने tan थीटा 1 निकाला है तो कितना निकाला है, Fe/m1g है ये, और tan थीटा 2 निकाला है तो कितना आया है, Fe/m2g। सही है। सोचो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट करना आप लोग कि हम यहाँ डिवाइड करके दिखाएंगे नहीं, हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। रफ कॉपी में अपना डिवाइड करके देख सकते हो। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, m2/m1 आएगा कि नहीं आएगा, पक्का। देखो जब दोनों को डिवाइड करोगे, Fe से Fe कट जाएगा, G से G कट जाएगा, m2/m1 आ जाएगा। और जो इन्होंने लिखा है आइडेंटिकल पेंडुलम, प्रूव दैट थीटा 1 बराबर थीटा 2 आइडेंटिकल पेंडुलम। तो मैं तुमको पहले से ही बता चुका हूँ कि आइडेंटिकल पेंडुलम्स का मतलब क्या होता है, मासेस एक जैसे और लेंथ भी एक जैसे। जब मासेस एक जैसा हो जाएगा तो m1 और m2 क्या हो जाएंगे, बराबर, बोलो। और जैसे ही आप m1 बराबर m2 लिखोगे तो tan थीटा 1 बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा 2, तो थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 2। स्पेस दीजिए मुझे, इस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा बोर्ड पर जो कुछ भी है सीक्वेंस में नोट कर लीजिए। तो इसी क्वेश्चन को अब हम स्पेस मिल चुका है तो थोड़ा सही से सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा 1 अपॉन में tan थीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा Fe/m1g Fe/m2g। सॉल्व करेंगे तो आएगा m2/m2 tan थीटा 1 tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि आइडेंटिकल पेंडुलम का मतलब होता है मासेस इक्वल, और दूसरा एक और भी मीनिंग है लेंथ इक्वल। फिलहाल यहाँ पर लेंथ वाला तो कोई केस दिख नहीं रहा, यहाँ से आ गया tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। प्रूफ हो गया। अगर दोनों पेंडुलम आइडेंटिकल हैं तो पहला वाला वर्टिकल से जितना एंगल बनाएगा दूसरा वाला भी वर्टिकल से उतना ही एंगल बनाएगा। और इस केस में बेटा टेंशन भी देखो सेम हो जाएगा। एडिशनल एक बात और यहाँ पर देखो पहले वाले पेंडुलम पे टेंशन कितना है, पहले वाले पेंडुलम पर टेंशन है T1, दूसरे वाले पेंडुलम पे टेंशन है T2। T1 की वैल्यू है √Fe² m1g होल स्क्वायर, और T2 की वैल्यू देखो कितना है, Fe² m2g होल स्क्वायर। और m1 और m2 आपस में क्या है, बराबर। जब आप ये कह रहे हो कि पेंडुलम आइडेंटिकल है, तो जब m1 और m2 आपस में बराबर होंगे तो जो न्यूमिनेटर होगा वही तो डिनोमिनेटर हो जाएगा ना। ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1। T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2। एक चीज एडिशनल आपने और सीख ली कि अगर पेंडुलम्स आइडेंटिकल हैं तो उनके ऊपर काम करने वाले टेंशंस क्या होंगे, सेम रहेंगे। और यही सारी चीजें हैं जो प्योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगी उसमें आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए है कि कॉमन सपोर्ट से लटके हुए चार्ज पेंडुलम, यहां पर हम क्वेश्चन और आंसर दोनों ले लेंगे। ये चार्ज पेंडुलम कॉमन सपोर्ट से लटकाए गए और इनके बीच का ये डिस्टेंस है। इनको हम एक ऐसी जगह ले गए जहां पर ग्रेविटी नहीं थी, पूरा का पूरा सिस्टम ग्रेविटी फ्री स्पेस में आ गया। अभी हम थोड़ी देर पहले देख के आए कि इस वाले बॉब पर m1g काम कर रहा, इस वाले बॉब पर m2g काम कर रहा।
इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, इस पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे टेंशन T1 काम कर रहा है और यहाँ पर टेंशन T2 काम कर रहा है। ये वही डायग्राम जो अभी थोड़ी देर पहले आप बना रहे थे, रिपीट किया। तो अगर हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में चले गए, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में जब चीजें जाती हैं तो उड़ती है ना। इसीलिए तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में जो लोग होते हैं वो अपने आप को रस्सी से बांध के रखते हैं। तो जैसे ही ग्रेविटी फ्री स्पेस में जाओगे तो ये वाला फोर्स तो खत्म हो जाएगा। बोलो, तो देखो M1G खींच रहा था, M2G खींच रहा था नीचे की तरफ। अब यही नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये दोनों के दोनों पेंडुलम क्या करेंगे? उड़ेंगे जैसे बैलून की तरह से। पहले क्या हो रहा था? पहले आप ये मेरे दोनों मार्कर को मेरा ध्यान दो। पहले M1G कुछ काम कर रहा था कि तुमको उड़ने नहीं देंगे, नीचे आओ। और M2G भी नीचे काम कर रहा था कि तुमको उड़ने नहीं देंगे। अब ये M1G हट गया, M2G भी हट गया, ये उड़ने लगेगा ना, और ये भी उड़ने लगेगा। कोई रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब ये उड़ने लगेंगे तो एक सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, जाके इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। M1 और ये M2, भाई दोनों लोग उड़ रहे हैं क्योंकि वेट नहीं है, उड़ते हुए ऐसे जा रहे हैं। फिर जब वो सीधे हो जाएंगे, कभी ना कभी तो ऐसे भी होंगे, जब वो ऐसे होंगे उसके बाद क्या होगा? आंसर है उसके बाद ये ऐसे ही बने रहेंगे, अब आगे कुछ नहीं होगा। क्यों? उस पर बात करते हैं। जब ये एकदम सीधे यानी कि 180 पर पहुंचेंगे तो M2 पर जो चार्ज है इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, और इस पर जो चार्ज है वो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। और देखो ये टेंशन T1, इधर हुक से आने वाला टेंशन T1, और ये टेंशन T2, इधर हुक से आने वाला टेंशन T2। तो ये दोनों टेंशन T1 और T2 हुक को संभालेंगे, जिससे वो बांधेगा, और इधर वाला ये जो टेंशन है वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या होगा? कैंसिल। और ये वाला जो टेंशन है वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या होगा? कैंसिल। तो अब ये लोग वहां पर क्या बना देंगे? इक्विलिब्रियम। क्या बना देंगे? इक्विलिब्रियम बना देंगे। यानी ये थे पहले ऐसे, तब वो M1G और M2G काम कर रहा था, लेकिन जैसे ग्रेविटी फ्री स्पेस में ये खत्म हुए तो ये फ्लाइंग मोड में आ गया, जैसे बैलून रस्सी से बंधा हुआ उड़ रहा है, और ये भी उड़ रहा है, और दोनों के चार्जेस एक दूसरे को धक्का भी दे रहे होंगे, फिर ये ऐसे फिर ये ऐसे। लेकिन जब ये 180 डिग्री पर आएंगे तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किससे कैंसिल होगा? टेंशन से। और यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किससे किससे कैंसिल होगा? टेंशन से। तो अब जब दोनों टेंशन इलेक्ट्रिक फोर्स से कैंसिल हो जाएंगे तो ये 180 डिग्री का एंगल बना करके क्या कर जाएगा? इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। तब ये 180 का एंगल बना के किस में पहुंच जाएगा? इक्विलिब्रियम। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में गए तो डाइवर्जिंग एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। यार अभी जब ये यहाँ थे तो डाइवर्जिंग एंगल कितना था? θ1 + θ2 था, लेकिन ग्रेविटी फ्री स्पेस में जाने के बाद डाइवर्जिंग एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। और साथ ही साथ डाइवर्जिंग एंगल के साथ साथ ये भी बताओ अब उनके बीच की दूरी कितनी है? भाई ये Q2 है, इसका नाम B है, और ये Q1 है, इसका नाम A है। इस वाली रस्सी की लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? L1 + L2, और डाइवर्जिंग एंगल कितना हो गया? 180। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपका ये आता है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका कि फॉर TWO2 फिक्स्ड चार्जेस सिस्टम
with a finite distance, search neutral point, ये क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए। और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फोर्स के चैप्टर में भी रहेगा और इसके बाद का जो चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें भी रहेगा। तो जो हम यहाँ सीख रहे हैं वही चीज वहां पर भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। पहले जो लिखा गया उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। दो चार्जेस हैं और दोनों के दोनों चार्जेस फाइनाइट डिस्टेंस बना के फिक्स हैं। जैसे एक चार्ज ये है Q1 वैल्यू का और एक चार्ज ये है Q2 वैल्यू का, दोनों प्लस है। एक तो संभावना ये हो सकती है तो दोनों के बीच की दूरी निश्चित है। एक चार्ज ये है Q1 वैल्यू का और एक चार्ज ये है Q2 वैल्यू का, दोनों माइनस है और बीच की दूरी फिक्स है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक चार्ज ये है Q1 वैल्यू का, एक चार्ज ये है Q2 वैल्यू का और बीच की डिस्टेंस फिक्स है। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है तो बताओ। या तो दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं, या दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं, या एक प्लस हो सकता है दूसरा। और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है? और हो सकती है तो बताइए कि हाँ ये भी तो हो सकती है। और पिछली वाली क्लास पर ध्यान दें, ऐसे चार्जेस जो फिक्स होते हैं, जो इनर्शियल होते हैं, वो क्या होते हैं? सोर्स। यानी ये जो Q1 वाला चार्ज है ये सोर्स है और Q2 वाला जो चार्ज है ये सोर्स है। क्योंकि पिछली वाली क्लास में हमने सीखा था कि ऐसे चार्जेस जो अपनी जगह से हिलते नहीं है, शिफ्ट नहीं होते हैं, अपनी जगह पे ही डटे रहेंगे, वो क्या बन जाते हैं? इनर्शियल। उनको सोर्स कहते हैं। और दो सोर्स के चार्जेस हमेशा एक ही काम जानते हैं, वो काम है फोर्स लगाना। इसी तरीके से ये भी आपका सोर्स है और ये भी सोर्स है। और सिमिलरली यहाँ पर ये भी सोर्स है और ये भी सोर्स है। ये बात हमने आपको बता दी है, ये बात क्वेश्चन में तो नहीं बताएगा, तुम्हें खुद ही ये जज करना पड़ेगा। जब ये क्वेश्चन कहेगा कि देयर आर द टू चार्जेस विद ए फाइनाइट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो लगाना पड़ेगा कॉमन सेंस कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, मतलब घटेगा नहीं बढ़ेगा नहीं। यानी दोनों चार्जेस कैसे रखे गए होंगे? इनर्शियल। यानी दोनों कैसे हैं? सोर्स। अब न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है। तो न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को रखें तो नेट फोर्स क्या आएगा? 0। तो ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं। अब हमने एक टेस्ट चार्ज निकाला, हमने टेस्ट चार्ज को यहां रखा इस जगह पर, तो इस वाले सोर्स चार्ज ने फोर्स लगाया और इस वाले सोर्स चार्ज ने भी फोर्स लगाया। तो मैंने इस टेस्ट चार्ज से पूछा कि तुम्हारे ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? इसने कहा भाई मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है। तो हमने कहा कि अगर तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये जगह न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट तो वो जगह होती है जहां पर फोर्स की वैल्यू क्या रहे? 0। तो ये जगह तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। फिर टेस्ट चार्ज को हमने शिफ्ट करके यहां से यहां रख दिया, यहां पर रखा नई जगह पर। फिर हमने पूछा क्या हाल चाल है? Q1 वाले ने फोर्स लगाया, Q2 वाले ने फोर्स लगाया, नेट फोर्स अभी भी लग रहा है। अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट। तो ये जगह भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। ऐसे हम जो है ट्राई करते जाएं, कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी। और जब एक्सपर्ट ने ये सारा का सारा काम किया, उसने टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, ऐसे बार बार रख रहा था कि कोई तो ऐसी जगह हो जो कि न्यूट्रल पॉइंट हो। तो जानते हैं सक्सेस कब मिली? सक्सेस मिली तब जब उसने टेस्ट चार्ज को इन दोनों के बीच में कहीं रखा। अब टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, पता चला कि यहाँ पर रखने पर फोर्स आ रहा है। फिर टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, तब भी फोर्स आ रहा है। टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, तब भी फोर्स आ रहा है। टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, अब फोर्स नहीं आ रहा है। मेरी बात को सुनो और समझो कि वो जगह जिसका नाम है न्यूट्रल पॉइंट, वो जगह कहाँ मिली? दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में कहां पर ये निकालना होगा। ये पक्का हो गया कि वो जगह ना यहां मिलेगी, ना यहां मिलेगी, ना वहां मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी।
अगर दोनों चार्जेस प्लस प्लस वाले हैं तो वो न्यूट्रल पॉइंट नाम की जो जगह है वो दोनों के कहाँ मिलती है, बिटवीन मिलती है। अब बिटवीन में कहाँ मिलती है ये निकालना पड़ता है, वो कैसे निकालते हैं देखते हैं बाद में। इसी तरीके से अगर दोनों माइनस माइनस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट वाली जगह कहाँ मिलती है, दोनों के बीच में मिलती है। बीच का मतलब यहाँ बिटवीन है। और अगर दोनों लोग आपके अनलाइक हैं, अनलाइक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो न्यूट्रल पॉइंट नाम की जो जगह है बीच में नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है, बियॉन्ड में मिलती है। अब बियॉन्ड यानी किसके बियॉन्ड, ये भी देखो बियॉन्ड है और ये भी बियॉन्ड है, तो कौन से बियॉन्ड में मिलेगी, आंसर है जो छोटा होगा उसके बियॉन्ड में मिलेगी। मतलब अगर ये चार्ज है 4 कूलाम का और ये चार्ज है माइनस का 10 कूलाम, तो न्यूट्रल पॉइंट नाम की जगह कहाँ मिलेगी, आंसर है बीच में तो नहीं मिलेगी। हमें कैसे पता चला कि बीच में नहीं मिलेगी, अरे हमारे एक्सपर्ट्स ने ये सब कुछ ट्राई किया है, हम सीधे रिजल्ट देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने बार बार जो है ट्राई किया है तो पता चला है कि न्यूट्रल पॉइंट नाम की जगह बीच में नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है, बियॉन्ड मिलती है। तो इधर वाले बियॉन्ड में मिलेगी या उधर वाले बियॉन्ड में मिलेगी, आंसर जो छोटा है। बताओ इन दोनों में छोटा कौन है, अरे वाह। अरे नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव तो नेचर को बताता है। चार्ज में अरे कोई नंबर थोड़ी ना, ये कोई नंबर लाइन थोड़ी ना बता रहे कि ये 0 से छोटा होता है नेगेटिव। ये जो नेगेटिव लगा हुआ केवल क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस से बना है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से बना है। नेगेटिव का केवल ये मतलब है। और ये इलेक्ट्रॉनों की कमी से बना है। बड़ा कौन है, जो तुमने अभी आंसर दिया वो क्या सोच के दिया, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तुमने सोचा। मैथमेटिक्स में तुमने ये सोचा कि नेगेटिव वाले नंबर हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ कोई नेगेटिव का नंबर थोड़ी नहीं है, नेगेटिव का चार्ज है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। मैं तुमसे क्वेश्चन फिर पूछता हूं, मेरे पास में एक कन्वर्जिंग लेंस है, मेरे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसकी फोकल लेंथ प्लस का 10 है, और मेरे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है, उसकी फोकल लेंथ माइनस का 10 है। बताओ कौन बड़ा है, आंसर है सब दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का मतलब है कन्वर्जिंग यानी लाइट को पकड़ के इकट्ठा करेगा, और नेगेटिव का मतलब है डाइवर्जिंग यानी लाइट को पकड़ के फैला देगा। यहाँ नेगेटिव का वो मतलब नहीं जो मैथ में होता है। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और कोई मतलब नहीं है। ये चार्ज बड़ा है, ये चार्ज छोटा है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है, छोटे के बियॉन्ड में, यानी कि 4 कूलाम के यहाँ कहीं मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा वो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ढूंढने से पहले आपको 2 बातें अपडेट कर लेनी चाहिए। वो कौन सी 2 बातें, अगर चार्जेस आपके लाइक वाले हैं, लाइक मतलब सेम साइन वाले हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट वाली जगह दोनों के कहाँ मिलेगी, बीच में। अब बीच में वो मिलेगी, लेकिन कहाँ मिलेगी तो वो भी बताते हैं, छोटे वाले के करीब। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास में प्लस का 6 कूलाम चार्ज है और ये मेरे पास में प्लस का 10 कूलाम चार्ज है। बीच की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है। अगर हम न्यूट्रल पॉइंट ढूंढे तो कहाँ मिलेगा, आंसर है दोनों के बीच में मिलेगा और छोटे वाले के पास होगा। तो छोटा वाला कौन है, 6 कूलाम। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये चार्ज है माइनस का 20 कूलाम, ये चार्ज है माइनस का 100 कूलाम। बीच की जो दूरी है दैट इज 10 सेंटीमीटर। एक बार फिर से न्यूट्रल पॉइंट बताओ कहाँ मिलेगा, आंसर है दोनों के बीच में मिलेगा और छोटे के पास होगा। छोटा कौन है, 20 कूलाम छोटा है, तो यहाँ कहीं मिलेगा। तो न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना एक अलग काम है, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट का जो अप्रोच है कि कहाँ ट्राई करोगे, आप दाएं बाएं लेफ्ट राइट मत चलिए। आपको ये पता होना चाहिए अगर लाइक वाले चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा दोनों के बीच में मिलता है और छोटे वाले के पास मिलता है। अगर दोनों चार्जेस कैसे हैं, अनलाइक है, दोनों चार्जेस कैसे हैं, अनलाइक है, अनलाइक के साथ साथ अनइक्वल भी है। ये देखिए, ये प्लस का चार्ज है, प्लस का 4 कूलाम, और ये माइनस का चार्ज है, माइनस का 10 कूलाम। तो यहाँ पर दोनों चार्जेस अनलाइक भी है और अनइक्वल भी है।
ये 4 और ये 10 है, अनइक्वल भी है। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा? न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बियॉन्ड, दोनों के बीच में कभी नहीं मिलेगा, बियॉन्ड में मिलेगा, छोटे के बियॉन्ड मिलेगा। ये छोटा है यहाँ कहीं पे ढूंढिए, मिलेगा। अच्छा अगर ऐसा हो जाए +4 कूलम और -4 कूलम, जरा ये वाला केस देखो, ये दोनों कैसे हैं? अनलाइक लेकिन इक्वल है। ये दोनों कैसे हैं? अनलाइक लेकिन क्या इक्वल है। न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? आंसर है कहीं नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? आंसर है कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं मानते हमारी बात को, फिर भी जबरदस्ती ट्राई करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ना आपको कामयाबी मिलेगी, और जिन लोगों ने, जिन एक्सपर्ट्स ने इसको ढूंढा था, उनको भी कामयाबी नहीं मिली थी। तो हमें यहाँ पर 3 बातें अब हमको बता दी गई। पहला, अगर 2 चार्जेस फिक्स्ड हैं कुछ डिस्टेंस पर, फाइनाइट डिस्टेंस पर, और हमें न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है, तो पहला पॉइंट, चार्जेस अगर लाइक है तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा और हमेशा बीच में मिलता है, छोटे के पास मिलता है। अगर चार्जेस आपके अनलाइक हैं और साथ ही साथ अनइक्वल भी हैं, अनलाइक मतलब साइन अलग अलग, अनलाइक का मतलब क्या होता है? साइन अलग अलग। तो चार्जेस अगर अनलाइक है, साथ ही साथ अनइक्वल भी है, तो न्यूट्रल पॉइंट कभी बीच में नहीं मिलता, बियॉन्ड में मिलता है, छोटे वाले के बियॉन्ड में मिलता है। और तीसरा, अगर चार्जेस हमारे अनलाइक हैं और साथ ही साथ इक्वल हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट हमें कभी भी नहीं मिलता है। ये न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है? न्यूट्रल पॉइंट वो जगह होती है जहां पर अगर हम टेस्ट चार्ज को रख देंगे और फिर उससे पूछेंगे कि यार ये बताओ तुम्हारे ऊपर कुल कितना फोर्स लग रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 0 फोर्स लग रहा है। क्या आंसर है? 0 फोर्स। ठीक है ना? तो लिखिएगा, आप क्या करिए, इतना स्पेस छोड़ दीजिए, ये जो मैंने टिक लगाया है ना, टिक वाली बात को लिखने के लिए जगह छोड़िए, और फिर हम जो बोल रहे हैं उसको लिखिए। बोले? लिखें, रिगार्डिंग द न्यूट्रल पॉइंट, रिगार्डिंग द न्यूट्रल पॉइंट, regarding the neutral point, we have following results such as, regarding the neutral point we have following results such as, regarding the neutral point we have following results such as, number 1, first point, for like, L-I-K-E, like मतलब सेम साइन वाले, for like point charges, for like point charges, comma, single neutral point, always form, single neutral point always form between them, 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 closer to a small value of charge, closer to a small value of charge, closer to a small value of charge। जरा पढ़ के देखें आप क्या लिख रहे हैं। आपने जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के देखें। आपने कहा कि अगर लाइक वाले चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट अकेला, सिंगल, एक ही न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। जो सिंगल न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? दोनों के बीच में मिलेगा। और कहाँ पर होगा? तो छोटे वाले के करीब होगा। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट लिखो, फॉर अनलाइक अनइक्वल चार्जेस। अनलाइक मतलब साइन में अलग अलग, अनइक्वल मतलब वैल्यू में अलग अलग। फॉर अनलाइक अनइक्वल चार्जेस, for unlike unequal charges, neutral point not form between them, neutral point not form between them, form, F-O-R-M, form, neutral point not form between them,
फुल स्टॉप। सिंगल न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म, आगे देखो, सिंगल माने एक अकेला, सिंगल न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म बियॉन्ड द स्मॉल वैल्यू चार्ज। सिंगल न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म बियॉन्ड द स्मॉल वैल्यू चार्ज, beyond the small value charge। and last point लिखे नंबर 3, for unlike comma equal charges, for unlike comma equal charges, for unlike comma equal charges, unlike पे अंडरलाइन कर दो, इक्वल पे अंडरलाइन कर दो। For unlike comma equal charges, neutral point never form, neutral point never form, neutral point never form। ये है आपका बैकबोन इस क्वेश्चन का। अब जो तुमने स्पेस छोड़ा, जरा इसको भी लिख लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ क्वेश्चंस में कैसे डील करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। एक चार्ज है 9e और कुछ दूरी पर एक चार्ज है e। इनके बीच की जो दूरी है दैट इज 10 सेंटीमीटर। सभी लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर e का मतलब क्या है। देखो, जिस इलेक्ट्रोस्टैट्स को तुम पढ़ रहे हो उस इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर E पर नेगेटिव आ जाए तो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और अगर E पर प्लस आ जाए तो मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। लेकिन अगर केवल E लिखा हो तो मतलब क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मतलब होता है। तो क्वेश्चन है आपका कि एक चार्ज है 9e और दूसरा चार्ज है E और बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि फाइंड न्यूट्रल पॉइंट। तो कहते हैं कि भाई हमको न्यूट्रल पॉइंट ढूंढ के दे दीजिए। तो अभी हमने जो बेसिक्स देखे 1 2 3 में, जरा उसको फॉलो करते हैं। अगर ये दोनों चार्जेस लाइक वाले हैं, देखो साइन नहीं दिया जाता है तो हमेशा प्लस माना जाता है। तो भाई ये दोनों चार्जेस, साइन तो दिया नहीं जा रहा तो हमेशा प्लस है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि समय मत बर्बाद करिए, अगर दोनों चार्जेस लाइक वाले हैं तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा बीच में मिलता है, सिंगल मिलता है, और छोटे वाले के पास मिलता है। तो ये तो बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ कहीं होगा, ये हमने अंदाजा लगाया। तो हमने सोच लिया कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, हमने ऐसा सोच लिया। और ये भी सोच लिया कि छोटे वाले से x दूरी पर है, तो भाई ऑटोमेटिकली ये बड़े वाले से कितनी दूरी पर हो गया, 10⁻⁻⁻x। अच्छा, अगर हमने ये सोचा है कि ये न्यूट्रल पॉइंट है तो भाई यहां पर हम टेस्ट चार्ज रख दें, ये देखिए रख दिया। तो इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, 0, तभी तो मेरी बात सही हो पाएगी। जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, Q0 माने टेस्ट चार्ज, तो इस 9e वाले चार्ज ने मेरे टेस्ट चार्ज पर रिपल्सन का फोर्स लगाया। कितना लगाया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r² 10⁻⁻x का होल स्क्वायर। और ये जो E वाला चार्ज था उसने भी मेरे टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाया। याद रखना, अपनी मर्जी से जब कोई टेस्ट चार्ज आप चुनते हो तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो मेरा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, इधर 9e भी पॉजिटिव, तो रिपल करेगा, वैल्यू लिखी फोर्स की। और ये E वाला भी इसको रिपल करेगा, देखें कितनी वैल्यू के साथ रिपल करेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 r²। लगाओ अपना दिमाग, टेस्ट चार्ज पर
एक फोर्स इधर की तरफ है और एक फोर्स इधर की तरफ है, अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर, तभी तो जीरो आ पाएगा। लेकिन हम तो सोच चुके हैं कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसका मतलब दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर, तो बराबर कर दो। तो जैसे तुम दोनों फोर्स बराबर करोगे, इधर वाला फोर्स है 1/4πε0 E Q0 बाई एक्स स्क्वायर, इधर वाला फोर्स है 1/4πε0 9E Q0 अपॉन में 10 - x का होल स्क्वायर। तो Q0 से Q0 कैंसिल, E से P कैंसिल, 1/4πε0 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक, यहां तक आ गए। अब स्क्वायर रूट ले लो। यहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट कर देते हैं, कभी स्क्वायर खोलना नहीं, हमेशा स्क्वायर रूट लेना। स्क्वायर रूट ले लो, जैसे स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा 10 - x, इधर कितना आ जाएगा 3x, तो 10 बराबर क्या हो गया 4x, x बराबर कितना आ गया 10/4 यानी कि कितना 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। लीजिए न्यूट्रल पॉइंट निकाला है, यानी छोटे वाले से कितनी दूरी पर है 2.5 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले से कितनी दूरी पर होगा 10 - x। निकाल लोगे ना, यहां रुकोगे नहीं, आंसर पूरा दोगे। आप बताओगे आंसर कि फ्रॉम E न्यूट्रल पॉइंट कितनी दूरी पर है x, x माने 2.5 सेंटीमीटर, और फ्रॉम 9E न्यूट्रल पॉइंट कितनी दूरी पर है 10 - x, यानी 10 - 2.5 कितना आएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, और एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें वो बेसिक नहीं पता होता तो हम भी जो है तुक्का लगा रहे होते कि क्या यहाँ न्यूट्रल पॉइंट होगा, क्या वहां होगा, लेकिन मुझे बेसिक पता है, कम से कम ये तो पता है कि कहाँ होगा, ढूंढ निकालेंगे हम लोग। और एक क्वेश्चन देखो, एक ये चार्ज है दैट इज माइनस का 40 कूलम, और एक ये चार्ज है दैट इज प्लस का 10 कूलम। इनके बीच की जो दूरी है दैट इज 8 मीटर। फाइंड न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट की जगह जरा ढूंढ के बताइए। तो एक्सपर्ट्स ने जो मेहनत कर रखी है उसका ये रिजल्ट अब हमें पता है कि न्यूट्रल पॉइंट कभी अब बीच में तो नहीं मिलेगा, बियॉन्ड में मिलेगा। किसके बियॉन्ड में मिलेगा, छोटे। और चार्ज के केस में साइन देख के छोटा बड़ा नहीं, वैल्यू देख के छोटा बड़ा। यहाँ पर ये वैल्यू 40 है, ये 10 है, छोटा कब होगा 10 वाला। तो चलिए ट्राई करते हैं उसी तरीके से। ये -40 है और 8 मीटर की दूरी पे 10 है, तो मुझे पता है कि न्यूट्रल पॉइंट बियॉन्ड में मिलेगा, छोटे के बियॉन्ड में मिलेगा। तो हमने सोचा, हमने माना कि छोटा वाला तो यहाँ 10 दिख रहा है मुझे, तो हमने मान लिया कि इस छोटे वाले से x दूरी पर ये न्यूट्रल पॉइंट है। ये सोच लिया। अगर हमने सोचा है कि ये न्यूट्रल पॉइंट है और हम सही हैं तो थोड़ा सा वेरिफिकेशन करके दिखाओ। हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया। जैसे हमने ये टेस्ट चार्ज रख दिया तो प्लस वाला 10 कूलम मेरे टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, धक्का देगा। याद रखो, अपनी मर्जी से चुना हुआ टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो मेरा Q0 भी पॉजिटिव और ये प्लस वाला भी 10 वाला भी पॉजिटिव है, धक्का देगा। कितनी वैल्यू के साथ धक्का देगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। और ये माइनस का 40 कूलम हमारे टेस्ट चार्ज को खींचेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, मेरा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। कितनी वैल्यू से खींचेगा, 1/4πε0 Q1 Q2, और बोलो बीच की दूरी 8 + x। यहाँ गलती मत करना डिस्टेंस को लेकर, ठीक। अब ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में अपोजिट हैं, और अगर वास्तव में ये न्यूट्रल पॉइंट है तो ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, बराबर कर दीजिए। जैसे बराबर करेंगे तो ये आएगा 1/4πε0 40, साथ में Q0, नीचे 8 + x का होल स्क्वायर। उधर आ जाएगा 1/4πε0 साथ में 10
Q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज और अलर्ट कर दें, कहीं कुछ अपने मन से आप कॉन्सेप्ट ना बनाने लगो कि जो कूलाम्स लॉ के फार्मूले हैं ना 1/4πε0 Q1 Q2/r², यहाँ Q1 और Q2 केवल वैल्यू ली जाती है, साइन नहीं लिया जाता है। कई बार लोग गलती से या पता नहीं किसी मिसकॉन्सेप्शन की वजह से जो है चार्ज की वैल्यू साइन के साथ गलत हो जाएगा। कूलाम के फार्मूले में केवल चार्ज की क्या होगी, वैल्यू, नॉट द साइन। मैं केवल वैल्यू लेता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इधर 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x² और यहाँ पे आ गया 8 + x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 8 + x, x बराबर 8 सेंटीमीटर। आ गया, यानी कि प्लस वाले 10 से 8 सेंटीमीटर तो -40 से कितनी सेंटीमीटर, 16 निकल आएगा ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमने आपको जो है फॉर द एप्लीकेशन जो तुमने सीखा है 3 पॉइंट वाला फंडा, उनके मैंने एप्लीकेशंस आपको करके दिखा। उन क्वेश्चंस को जरा देखिएगा जिनमें 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस होंगे और क्वेश्चंस कहेगा कि भाई एक ये चार्ज है जो कि इक्विलिब्रियम में है। मेरी बात को जरा समझे, मैं ट्राई करता हूं। कॉन्सेप्ट है आपके लिए, जब मोर देन 2 चार्जेस गिवन, मोर देन 2 चार्जेस गिवन, 2 से ज्यादा चार्ज दिए जाएंगे एंड वी हैव हिंट सच एज, और हमसे क्वेश्चन में कुछ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कभी कभी तो क्वेश्चन में ये कहेगा और कभी कभी क्वेश्चन में वो कहेगा। क्या कि जब मोर देन 2 चार्जेस गिवन एंड वी हैव ए हिंट सच एज only any one charge is in equilibrium, तो मतलब इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर चार्ज पर नेट फोर्स बराबर 0, तो उसका मतलब ये है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये कहता है कि जब मोर देन 2 चार्जेस गिवन एंड वी हैव ए हिंट सच एज होल चार्ज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब होता है, मतलब पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस देन r = 0। ये फिजिक्स का फंडा मैंने बताया आपको। जैसे मैं यहाँ पर इस क्लासरूम के बारे में बोलूँ कि इस क्लासरूम, ये क्लासरूम सिस्टम है, इस क्लासरूम में बेंचेस पड़ी हुई हैं, इस क्लासरूम में बोर्ड है, इस क्लासरूम में आप हैं, इस क्लासरूम में हम हैं, तो ये बहुत सारे लोगों ने पूरा सिस्टम बना दिया। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो जब ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पूरे सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में किसकी, तुम्हारी भी, इन सीट की जो बेंचेस पड़ी हुई उनकी, मेरी भी, बोर्ड की भी, जितने भी लोग इस सिस्टम में शामिल हैं उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, और वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी या तो नेगेटिव हो जाए या फिर क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और दूसरा जरा स्टेटमेंट सुनिए,
ये क्लासरूम एक सिस्टम है और हम सब लोग चार्ज हैं। ये बोर्ड भी चार्ज है, हम भी चार्ज है, सीट भी चार्ज है, आप भी चार्ज है। और हम सब लोगों के बीच में अकेला ये बोर्ड ये कहता है कि हम इक्विलिब्रियम में हैं। तो जब इतने सारे लोगों में से कोई एक ये कहता है कि वही अकेला इक्विलिब्रियम में है, यानी उसके ऊपर काम करने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या होगा? जीरो। ठीक है ना? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी की बातें हैं ये आगे की प्रॉब्लम है। अभी तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का कहीं नाम लिया नहीं, हम इनकी डीलिंग करेंगे। अलर्ट हमने इसलिए कर दिया क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन किससे होगा? पोटेंशियल एनर्जी से। हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? ये वाला। देखो क्वेश्चन देखो, सवाल ये है, चार्ज है 4Q, कुछ दूरी पर चार्ज है कैपिटल Q और कुछ दूरी पर चार्ज है छोटा q। ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये a है और ये डिस्टेंस भी a है। ठीक, अब जरा देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। कह रहा है कि इन सिस्टम, यहाँ पे 2 से ज्यादा चार्ज है। हमारी इस क्वेश्चन की कहानी यानी इस कॉन्सेप्ट की कहानी 2 से ज्यादा चार्ज के लिए है। तो इन सिस्टम ऑफ चार्ज छोटा वाला q इज इन इक्विलिब्रियम। तो छोटा वाला q जो है वो इक्विलिब्रियम में है। फाइंड कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q और चेक द प्रॉब्लम। क्वेश्चन को चेक करो, क्या यहाँ पे 2 से ज्यादा चार्ज है? हाँ है। क्या इस चार्ज के सिस्टम में ऐसा कहा गया है कोई अकेला इक्विलिब्रियम में है? हाँ है। तो ये वाला फंडा लगाओ कि एनी वन चार्ज कहता है कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो सीधा सीधा मतलब है कि उस पर्टिकुलर चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो क्या होगा? जीरो। तो सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना है। ये 4Q है, कैपिटल Q है और ये छोटा q है। बताओ बली का बकरा कौन है? ये छोटा q। इसी पर फोर्स लगेगा और सारे लोग इसी पर फोर्स लगाएंगे। तो ये बड़ा वाला q इस वाले q को क्या करेगा? धक्का देगा। क्योंकि चार्जेस का साइन नहीं दोगे तो हमेशा किसके बारे में सोचोगे? पॉजिटिव। कितनी वैल्यू का फोर्स लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल q छोटा q और बीच की दूरी कितनी है? a स्क्वायर। या बीच की दूरी कितनी है? a स्क्वायर। और आगे देखो, ये वाला 4Q भी तो इस पे फोर्स लगाएगा। बोलो, पिछली वाली क्लास में याद होगा मैंने अपडेट किया था कि जो टेस्ट होता है सारे के सारे लोग उसी पर फोर्स लगाते हैं। यहां पर इनडायरेक्टली फोर्स खाने वाला कौन है? छोटा q। तो छोटा वाला q क्या बन गया? टेस्ट। तो बाकी के लोग क्या बन गए? सोर्स। सारे लोग फोर्स जो है इसको लगाएंगे। तो अब इसकी बारी है फोर्स लगाने की। देखो ये लगाएगा, ये भी धक्के वाला ही फोर्स लगाएगा। कितनी वैल्यू का लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 और ये बीच की दूरी कितनी होगी? 4a स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस छोटे q पर लगने वाले कितने फोर्सेस हैं? 2। बोलो कितने फोर्सेस? और ये दोनों के दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में कैसे हैं? सेम है। अगर दो फोर्सेस डायरेक्शन में सेम है तो नेट फोर्स बराबर दोनों को जोड़ दो। और अगर दो फोर्सेस डायरेक्शन में अपोजिट है तो नेट फोर्स बराबर दोनों को घटा दो। यही तो होता फंडा। तो यहाँ पे नेट फोर्स निकाला जाए तो नेट फोर्स के लिए दोनों को जोड़ेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई a स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 स्मॉल q साथ में कैपिटल Q और नीचे 4a स्क्वायर। तो ये तुमने नेट फोर्स निकाला, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम है यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे कर दोगे 0, तो 0 कर दोगे तो इसको इधर ले जाओ। माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई a स्क्वायर उधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q बाई 4a स्क्वायर। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करो। ये कैंसिल इससे
ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, क्या रह गया 4 कैंसिल 4 से, इधर क्या रह गया माइनस का कैपिटल क्यू, उधर क्या रह गया छोटा क्यू, मुझे चाहिए कैपिटल क्यू बाई क्यू, तो इसको बदल ले जाओ, कैपिटल क्यू बाई क्यू बराबर क्या आ गया ये आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन केवल फ्रेम करते हैं, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसको तुम लोग जब कभी आपके सामने क्वेश्चंस मिले तो आप करना। क्वेश्चन आया कि कुछ चार्जेस आए और उन्होंने एक स्क्वायर बना लिया, तो हमने कहा ठीक है भाई स्क्वायर बन गया, ए बी सी डी ये स्क्वायर बन गया। ए पर जो चार्ज था वो क्यू था, बी पर जो चार्ज था वो 2q था, और सी पर जो चार्ज था वो 3q था, और डी पर जो चार्ज था वो 4q था, और इनके सेंटर पे यानी स्क्वायर के सेंटर पर एक चार्ज था स्मॉल q। अब क्वेश्चन ने अगला स्टेटमेंट दिया, अगर स्मॉल q इक्विलिब्रियम में हो, अगर स्मॉल q किसमें हो इक्विलिब्रियम में हो, तो आगे वो क्वेश्चन में जो पूछना चाहे पूछे, बट आप सिचुएशन पे ध्यान दो। यहां पर इस पूरे के पूरे खेल में यही वाला तो इक्विलिब्रियम में है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये सारे लोग मिल करके इस पर फोर्सेस की लाइन लगा देंगे, हम सभी फोर्सेस की बात करेंगे और फिर उन सभी फोर्सेस का क्या निकालेंगे टोटल, उन सभी फोर्सेस का टोटल। लेकिन हर बार हमारी किस्मत अच्छी नहीं होगी, यहाँ पर तो दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में सेम थे तो टोटल सीधे प्लस करके आ गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि फोर्सेस का टोटल टिपिकल तरीके से निकलेगा, तो कुल मिलाकर के हम फोर्सेस का टोटल निकालेंगे और उस टोटल को क्या कर देंगे 0, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम ये कह दें ये पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब मुझे इस पूरे सिस्टम की क्या निकालनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, जो कि अभी हमने पढ़ी नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। आप केवल कॉन्सेप्ट वाली बातें नोट कर लें बस, और तैयार हो जाएं उन प्रॉब्लम्स के लिए जहां पर चार्ज का सिस्टम होगा, चार्ज का मेला होगा, और एक चार्ज उस मेले में कहेगा अपने आप को कि हम तो इक्विलिब्रियम में हैं, तो उस अकेले चार्ज पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है उसके पीछे आप पड़ जाइएगा, और अगर आप टोटल फोर्स के पीछे पड़ते हैं और उसको निकालने में कामयाबी मिलती है तो मान के चलिए क्वेश्चन निकल गया। अगर स्ट्रगल करेंगे तो आप यही स्ट्रगल करेंगे कि सर 3 फोर्सेस हैं, टोटल कैसे निकाला जाए, 4 हैं तो कैसे निकाला जाए, तो जब सिचुएशन आएगी तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। अभी वे पता है कि हाँ अब ऐसे सोचेंगे ऐसे आगे बढ़ेंगे, आपको तरीका पता है।